हेलो गुड मॉर्निंग, स्वागत है आज के इस वीडियो सेशन में। आज पुनः आपके सामने हम क्लास 10th के मैथ का रियल नंबर टॉपिक से एक्सरसाइज 1.2 लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। इसके पहले के वीडियो में 1.2 का 2 में ही क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक को सॉल्यूशन करा दिया गया था, उसका हम हल किए थे। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 से लेके उसके आगे के प्रश्नों को देखेंगे, यानी 5 और उससे आगे के प्रश्न जो हैं उसको देखेंगे। तो आइए देखते हैं ये 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको हम पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इस बातों को पहले समझने के लिए क्वेश्चन को पुनः दोबारा पढ़ें। क्या कर रहा है कि जांच कीजिए, यानी कि यहाँ पर क्या करना, आपको जांचना है। क्या जांचना है कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए, तो प्राकृत संख्या के बारे में तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। नहीं तो जैसे 1 2 3 ये कैसी संख्या है, आपका प्राकृत संख्या है। तो कहा कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए जब 6 पर पावर n लिखें तो कहा वो जो होगा आपका 0 पर समाप्त हो सकती है। इसकी जांच कीजिए। तो आइए देखते हैं, पहले समझते हैं कि 6 पर पावर अगर n लिखें तो क्या यह 0 पर समाप्त हो सकती कि नहीं हो सकती। इसको देखिए, जैसे मान लीजिए 6 पर पावर 1 रख देंगे तो क्या होगा, 6 होगा। 6 पर पावर अगर 2 रख दें तो क्या होगा, 6 × 6 लिखेंगे। पावर 2 का मतलब क्या हुआ, इसको 2 बार मल्टीप्लाई करके लिखिए। तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 कितना होता है, 6 36, मतलब 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 हो जाएगा। हम पुनः क्या करेंगे, 6 पर पावर यदि 3 रख देंगे तो 6 × 6 × 6 फिर मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 और फिर 6 से गुना करेंगे तो आप देखिएगा 216 आएगा। 1 रखे तो 0 पर समाप्त नहीं हुआ, 6 पर समाप्त हो रही है। पावर 2 रखे तब पर भी 6 पर समाप्त हो रही है। 3 रखे तब पर भी 6 पर समाप्त हो रही है। अब जान लीजिए कि कभी भी 6 पर पावर जब 1 2 3 4 5 कुछ भी रख लीजिए, 6 पर पावर यदि कोई भी प्राकृत संख्या रखेंगे तो वो 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो 0 पर समाप्त कौन होगी, इसको जान लीजिए। जैसे मान लीजिए अगर हम 10 के घात के रूप में लिखें, जैसे 10 पर पावर यदि कोई प्राकृत संख्या यहाँ रख दें, जैसे 10 पर पावर 1 रख देंगे तो 10 होगा, 0 पर समाप्त हो गई। 10 पर पावर यदि 2 रखें तो 10 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 होगा। ये भी क्या होगा, आपका 0 पर समाप्त हो गया। इसी प्रकार 3 रखेंगे तो 1000 हो जाएगा, 4 रखेंगे तो 10,000 होगा, तो ये 0 पर समाप्त हो जाएगा। यानी कहने का मतलब इस रूप में रहेगा, तब किस रूप में, 10 पर पावर n के रूप में। अच्छा, 10 पर पावर n के रूप में रहेगा तो इसको मैं ऐसे लिखें 2 × 5 पर पावर n, इस प्रकार लिख सकते हैं ना। 10 को हम अभाज्य गुणनखंड कर दिए 2 × 5 के रूप में, और पावर n है तो n रहने दिए। कहने का तात्पर्य यह कि जब कोई प्राकृत संख्या किस रूप में रहे, 2 × 5 पर पावर n के रूप में रहेगा, तब जाके वह 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, अब आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि इस प्रश्नों को किस प्रकार हल किया जाएगा। आइए बनाते हैं। तो इसमें क्या करना है, आपको लिखना है सॉल्यूशन। ठीक है, क्या, तो सबसे पहले 6 पर पावर n जो है इसका अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, का अभाज्य गुणनखंड। गुणनखंड क्या होगा, तो 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 × 3 होगा ना। 6 को 2 से लगाएं, 2 × 6 होता है, तो 2 × 6 पर पावर n होता है। ठीक है, तो हम इसका अभाज्य गुणनखंड कर लिए, लेकिन कंडीशन क्या है, अभी तुरंत हम देखे थे कि किस रूप में होना चाहिए, 2 × 5 पर पावर n। नहीं, अब उसी बात को लिखना चाहते हैं, लिखिए कि जबकि कोई प्राकृत संख्या 0 पर समाप्त होती है, कब, जब उसका वो किस रूप में हो, 2 × 5 के रूप में हो, 3 के रूप में नहीं हो। जब कोई प्राकृत संख्या, जबकि कोई प्राकृत संख्या 0 पर समाप्त होती है यदि वह 2 × 5 पर पावर n के रूप में हो।
ठीक है, किस रूप में हो, तो 2 इंटू 5 पर पावर n के रूप में हो, लेकिन यहाँ पर क्या है, इस रूप में नहीं है, अतः हम लिख देंगे कि अतः क्या होगा 6 पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। ठीक है, इस प्रकार इस प्रश्नों को हम सॉल्व कर लेंगे। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है। कहता है कि व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। मतलब ये कि ये जो गुणनफल के रूप में और प्लस के रूप में है, पुनः यह कहा ये भाज्य संख्याएं क्यों है, मतलब ये भाज्य संख्या है लेकिन क्यों है इसके बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले जानना है कि भाज्य संख्या कहते किसको है। तो जानते हैं भाज्य संख्या मतलब वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर हम यहाँ पर एक उदाहरण ले लेते हैं, 12 ले लेते हैं, तो 12 कहेंगे कैसी संख्या है, तो भाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि यह 1 और 12 के अलावा 2 से भी डिवाइड है, 3 से भी है, 4 से भी है, 6 से भी है और 12 यानी 1 और 12 के अलावा अन्य से भी विभाजित है। इसका मतलब ये कैसी संख्या है, भाज्य संख्या। अच्छा, इस बातों को हम ऐसे लिखेंगे तो क्या आप 12 को हम ऐसे लिखें 4 अगुने 3 के रूप में लिखें, तो इसका क्या मतलब हुआ, 12 को हम लिख सकते हैं 4 गुने 3 के रूप में, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। जब लिख सकते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि यह इससे इसके गुणनफल जो प्राप्त होगा, जैसे 12 गुणनफल प्राप्त हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि यह संख्या जो होगा ये 4 से भी विभाजित हुआ और 3 से भी विभाजित होगा, यानी कि जिस संख्या गुणनफल है वो दोनों से विभाजित होगा नहीं, तो इसका मतलब 1 से तो होगा, 1 के अलावा स्वयं से तो होगा, उसके अलावा इससे भी हो गई। इसी सिद्धांत पर ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आइए देखते हैं कैसे बनाना है इसको। तो सबसे पहले हम पहली संख्या को ले लेते हैं, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। जैसे 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 है, इस संख्या को हम वही गुणनफल के रूप में लिखते हैं। जैसे यहाँ प्लस है ना, इसको गुणनफल के रूप में आप लिख लीजिए। गुणनफल के रूप में लिखने का मतलब ये हुआ कि जैसे कि एक पार्ट ये हो गया प्लस है और एक पार्ट ये अलग कर दीजिए, ये दोनों तीनों गुणांक के रूप में है तो इसको एक जगह मान लीजिए और ये अलग संख्या हो गया प्लस, इसको 2 भागों में बांट दिया। अब देखिए इस यहाँ पर प्लस से पहले और इसमें दोनों में कोई एक ऐसी संख्या है जो कॉमन है, दोनों में मिल रहा है, तो आप क्या कहेंगे 13 यहाँ भी है और 13 यहाँ भी है, तो यहाँ क्या कीजिए 13 कॉमन निकाल लीजिए। जब 13 कॉमन निकल जाएगा तो 7 इंटू 11 बचेगा, अब प्लस, अच्छा यहाँ 13 कॉमन निकालेंगे मतलब 13 से डिवाइड करना होता नहीं कि अगर 13 में 13 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 यानी 1 लिख देंगे। अब अगर हम इसी को और आगे कैलकुलेट करें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 13 इंटू 77 प्लस 1 हम लिख सकते हैं। 7 को 11 से गुना किए तो 77 प्लस 1। अच्छा बताइए, तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं 13 गुने, अच्छा यहाँ कोई संख्या नहीं है तो कोई चिन्ह नहीं तो गुना चिन्ह है, और 77 को 1 में जो 77 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 78। अब देखिए अभी जो बताए थे 12 को लिख सकते हैं 4 गुना 2, 4 गुना 3 लिखे थे, तो 4 गुना 3 का मतलब कि वो संख्या का जो गुणनफल 12 हुआ, जैसे भी बताए थे ना कि 4 गुना 3 यानी 12 होता है, तो इसका मतलब 12 जो होगा 3 से विभाजित होगा और 4 से भी होगा, दोनों से। यहाँ भी वही बात है कि 13 गुना 78 आने का मतलब ये हुआ कि इसका जो गुणनफल जो संख्या निकलेगा वो क्या होगा 13 से भी विभाजित होगा और 78 से भी विभाजित होगा, यानी 1 और स्वयं के अलावा वह 13 से भी विभाजित हो गया और 78 से भी विभाजित होगा। कौन संख्या, तो 13 और 78 का जो गुणनफल निकलेगा, जैसे मान लीजिए इसको गुना करते तो पहले कौन संख्या निकलेगी ये पता कर लेते हैं। तो 78 को 13 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा 8 या 24 हो जाता है 2 और 7 21 2 23 और ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 7, 4 हो गया, 8 3 11, 7 2 9 1 10, यानी मेरे पास एक संख्या प्राप्त हुआ 1014, ये ना। ये जो संख्या होगा किससे विभाजित होगा,
आपका 13 से भी होगा और 78 से भी होगा, क्योंकि यह 13 और 78 का गुणनफल है। जैसे यहाँ बताए थे कि 4 और 3 का गुणनफल 12 है, जिसका मतलब यह संख्या 12 जो होगा 4 से भी विभाजित होगा और 3 से भी विभाजित होगा। और भाज्य संख्या तो क्या होता है, भाज्य संख्या तो हम कहते हैं किसको किसको कहते हैं कि जो एक और स्वयं के अलावा अन्य से भी विभाजित हो जाए। तो एक बात है 1 0 1 4 यानी 1014 जो संख्या है 1 से और स्वयं से विभाजित तो होगा ही, इसके अलावा 13 और 78 से भी विभाजित है। अतः यह कैसी संख्या है, भाज्य संख्या। यानी कि ये जो लिखा हुआ है 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13, ये कैसी संख्या है, आपका भाज्य संख्या। यहाँ लिख दीजिए कि चूंकि 1014 क्या है 13 और, या इसको लिखिए 1014 एक और स्वयं के अतिरिक्त किससे विभाजित है, एक और स्वयं के अतिरिक्त, स्वयं एक और स्वयं के अतिरिक्त 13 और 78 से विभाजित है या विभाज्य है। अच्छा 78 से नहीं, 78 भी आपका भाज्य संख्या है, इसको आगे और कैलकुलेट करेंगे तोड़ेंगे तब, लेकिन यहाँ पर समझने के लिए हम इतना लिख सकते हैं कि 13 और 78 से विभाज्य है। अतः क्या बोलेंगे कि ये जो संख्या प्राप्त हुआ गुणनफल किसको हल करने के बाद, इसी संख्या को ना, अतः 7 × 11 × 13 प्लस 13 एक क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। क्या है आपका, भाज्य संख्याएं हैं। ठीक इसी प्रकार पुनः क्या करेंगे, इसको जांच करेंगे। तो आइए अब इसको देखते हैं, इसको यहां मिटा देते हैं। उसमें भी सारे प्रोसेस यही होगा, लिखते हैं 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5। फिर देखिए यहां से लेके यहां तक मल्टीप्लाई है, यहां प्लस, 2 पार्ट्स में इसको बांट दिए। अब दोनों में खोजिए कि कॉमन कौन संख्या है जो दोनों में मिल रहा है। तो आप कहोगे कि इधर 5 है और यहाँ भी 5 है, तो जो कॉमन मिले तो उसको आप बाहर कर लीजिए। नहीं बाहर कर लिए तो बचा क्या, तो 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 बचेगा, सिर्फ 5 गायब हो गया। नहीं अब प्लस यहाँ इसमें से 5 अगर कॉमन निकालते हैं क्या बचेगा, 5 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, इसको 1 लिख देते हैं। पुनः इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, यहां से लेके यहां सबको गुना कर लीजिए, टोटल संख्या गुना कीजिए। तो गुना करेंगे क्या हो जाएगा, यहां से गुना करते, 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 2 3 6 6 चौक 24, और 24 को फिर आप 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 24 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौक 24 हो जाएगा, और 6 2 9 12 2 14 144 होता है। आप फिर इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 7 चौक 28 और 7 चौक 28 2 30 का 0, बाकी 3 बच गया, 7 1 7 और 7 3 10, यानी कि 100 आपका 8 आएगा, प्लस 1 लिख देंगे। फिर इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं 5 × इसको जोड़ दीजिए तो 1009 हो जाएगा, 1008 में 1 जोड़ेंगे तो 1009। अब देखिए इस दोनों संख्या का जो गुणनफल होगा वो क्या होगा, वो 5 से भी विभाजित होगा और 109 से भी विभाजित होगा। अभी तो बताए थे ना उसी सिद्धांत पर, यानी इसको गुना करके देख लेते कितना होता है। 1009 में 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 9 5 45 हो गया, ये 4 हो जाएगा, 0 और 5, यानी मेरा गुणनफल हो गया 5045। नहीं ये जो 5045 संख्या है ये किससे विभाजित होगा, 5 और 1009 दोनों से विभाजित होगा, अन्य से भी हो सकती है लेकिन इस दोनों से होगा, यह स्पष्ट होगा क्या कि इसी संख्या का गुणनफल है। ठीक है, तो भाज्य संख्या क्या होती है, जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या से विभाजित हो जाए। तो ये 5045 एक और स्वयं से तो होगा ही, इसके अलावा 5 से भी हो गया, 5 से भी हो गया, 1009 से भी हो गया, और से भी हो सकता है। अतः यह कैसी संख्या हो गई, आपका भाज्य संख्या हो गया। तो लिख लेंगे कि चूंकि 5045 क्या है, एक और स्वयं के अतिरिक्त किससे विभाजित है, तो 5 से भी विभाजित है, स्वयं के अतिरिक्त 5 और 1009 से भी विभाज्य है। नहीं तो लिख देंगे, अतः
अतः कौन संख्या, तो 5045। तो 5045 किसको सर हल किए थे, निकला था इस संख्या को ना। तो इसका मतलब अतः 7 इंटू 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 कैसी संख्या है, भाज्य संख्याएं हैं, भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, इस प्रकार हम बता सकते हैं कि भाज्य संख्या क्यों है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है। इसमें देखिए कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। मतलब ये आपका खेल का मैदान मान लीजिए हो गया, और ये कैसा है, ये वृत्ताकार है, यानी वृत्ताकार है। और इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। एक चक्कर का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए ये ए एक बिंदु है, यहाँ से चलना शुरू करें और पुनः एक चक्कर ये घूम जाए तो कितना समय लगता है, आपका कहा 18 मिनट लगता है। इसको लिखते चले जाते हैं। इसका सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं कि सोनिया को एक चक्कर लगाने में कितना समय लग रहा है, 18 मिनट लग रहा है। तो लिख लेते हैं सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना, तो लिख देते हैं 18 मिनट। ठीक है, सोनिया को क्या हो रहा है कि एक चक्कर घूमता है तो इसको 18 मिनट लग रहा है। पुनः कहा कि जबकि इसी मैदान का, यानी कि यही सेम मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को, यानी एक रवि नाम का लड़का है, रवि को इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में कहता है कितना समय, तो आप देखिए 12 मिनट है, यानी 12 मिनट लग रहा है। इसका मतलब ये कि सोनिया धीरे धीरे चक्कर लगा रही है और रवि क्या है, फास्ट गति से लगा रहा, तब ना रवि को कम समय लग रहा है और सोनिया को ज़्यादा समय लग रहा है। क्वेश्चन में और आगे क्या कहा कि मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। मतलब ये हुआ कि जैसे यहाँ से चलना शुरू किए, यहीं पर आपका सोनिया भी है और यहीं पर रवि है, दोनों यहीं पर है, एक ही स्थान और एक ही समय पर क्या किया, एक ही दिशा में। एक ही दिशा मतलब अगर इधर चलना शुरू किया तो दोनों इस इधर ही जा रहा है, ऐसा नहीं कि एक इधर एक इधर, एक ही दिशा में घूमना शुरू किया। तो कहा कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यानी जहाँ से चलना शुरू किए थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ थोड़ा सा समझने वाली बात है कि जैसे सोनिया है घूमेगी, रवि भी घूमेगा। रवि क्या होगा, चूंकि स्पीड से चल रहा है, 12 मिनट में चक्कर लगाता है, तो रवि तो यहाँ पहुँच जाएगा, लेकिन सोनिया पीछे ही रह जाएगा। तब तक क्या होगा, फिर रवि आगे बढ़ जाएगा, तब सोनिया यहाँ पहुँचेगी। ये प्रक्रिया कंटिन्यू घूमते रहेगा, घूमते रहेगा, घूमते रहेगा, घूमते रहेगा, घूमते रहेगा, और एक स्थिति ऐसी आएगी जहाँ पर क्या होगा कि दोनों मिलेगा। तो वही पूछता है कौन स्थिति, कितना समय के बाद मिलेगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पर जो होगा कितने समय के बाद मिलेगा, इसको ज्ञात करने के लिए क्या कीजिए, यहाँ पर आप इस दोनों संख्याओं का एलसीएम निकाल दीजिए। नहीं, क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम तो निकालने आता होगा, जैसे 18 का गुणनखंड करेंगे कितना हो जाएगा, तो 2 गुने 3 गुने 3, 2 तिया 6, 6 तिया 18 हो जाएगा। आप ऐसे करते हैं, जैसे 18 2 से लगाएंगे 9 होगा, फिर 3 ऐसे करते हैं। फिर 12 का क्या कर कीजिए, अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, तो 2 दूना 4 तिया 12। अब अगर पूछा जाए कि 18 और 12 का एलसीएम क्या होगा, 18 और 12 का एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम क्या होता है, महत्तम घात जो होता है, उभयनिष्ठ गुणनखंड का जो महत्तम घात होता है वही होता है। अच्छा, घात के रूप में अगर इसको लिखेंगे कैसे लिख सकते हैं, 2 अकेले है तो 2 गुना, अच्छा 3 देखिए 2 बार हो गया तो इसको हम 3 पर पावर 2 लिख सकते हैं, तो घात के रूप में लिख लिए। फिर अगर इसको हम घात के रूप में लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, देखिए 2 बार है तो इसका मतलब 2 पर पावर 2 लिख सकते हैं, और 3 एक ही बार है तो 3 घात के रूप में लिख लिए। अब एलसीएम का मतलब क्या होता है कि महत्तम घात। महत्तम घात किसका, जैसे कि 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, तो इस दोनों में महत्तम घात कितना है, महत्तम मतलब अधिकतम, ज़्यादा घात। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ 2 है तो ये 2 वाला ज़्यादा हो गया, महत्तम हो गया, तो 3 पर पावर 2 इसको लिख लेंगे। फिर हम देखेंगे 2,
अच्छा 3 को भी लेना है, 2 को भी लेना है, और संख्या रहता तो उसको भी ले लेते हैं हम। अब 2 देखेंगे, 2 का महत्तम घात कितना है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो महत्तम घात हो गया 2 पर पावर 2। यही जो हुआ आपका एलसीएम होगा। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, तो 3 के स्क्वायर कितना होता है 9 और 2 के स्क्वायर होता है 4, तो 9 चौके कितना हो गया 36। इसका मतलब हुआ कि दोनों जो है पुनः 36 सेकेंड के बाद प्रारंभिक स्थान पर पुनः मिलेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।